यस, बीए द्वितीय वर्ष के अंदर तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के इस टॉपिक के अंदर आज अपन इसके तीसरे अध्याय, जो कि हमने तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के बारे में बहुत विस्तार के साथ पढ़ा है, अर्थ प्रकृति और तुलनात्मक राजनीति के विकास के बारे में। आज अपन देखेंगे कि संविधान क्या होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है, संविधान एक जीवन मार्ग होता है जिस पर शासन व्यवस्था का संचालन प्रत्येक देश के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक देश की अपनी एक जीवन शैली, अपना एक जीवन मार्ग, अपनी एक संस्कृति होती है। उसी के अनुरूप उस देश का संविधान होता है। संविधान ये कल्पना करना कि संविधान केवल लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में ही होता है, निरंकुश या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंदर संविधान की कल्पना नहीं होती है, तो यह गलत है। चाहे शासन किसी भी प्रकार का हो, उसमें कम अधिक मात्रा में संविधान का पुट रहता ही रहता है। जैसे फ्रांस का निरंकुश शासन तंत्र था। हालांकि निरंकुश शासन तंत्र के अंदर राजा के द्वारा अपनी इच्छा को ही कानून का रूप दिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं कानून, प्रक्रिया, संहिता, नियम वो शासन व्यवस्था के अंदर रहते हैं। तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि चाहे कोई भी शासन प्रणाली हो, चाहे वो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली हो, चाहे निरंकुश शासन प्रणाली हो, किसी भी तरह की शासन प्रणाली हो, उसके केंद्र बिंदु के रूप में संविधान तो रहता ही रहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली होनी चाहिए। तो हमारा पहला बिंदु यह है कि संविधान वह संकल्पना है, वह संहिता है जो हर एक शासन प्रणाली के अंदर कम और अधिक मात्रा में, कम या अधिक महत्व रखते हुए वह रहती ही रहती है। संविधान शासन व्यवस्था के संचालन का एक अनिवार्य तत्व रहता है। अब प्रश्न उठता है कि संविधान कहते किसे हैं। वस्तुतः किसी भी देश के संविधान, हर एक देश का संविधान अलग अलग होता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि उस देश का संविधान वहां की तात्कालिक परिस्थितियों का एक तरह का आईना होता है। उस देश के इतिहास का, उस देश के लोगों के स्वभाव का, वहां की परंपराओं का, वहां के धर्म का, वहां के कानूनों का संविधान के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कि सभी देशों की शासन व्यवस्थाएं, सभी देशों की सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती है, इसलिए प्रत्येक देश का संविधान भी अलग अलग होता है। मूलतः संविधानों के अंदर तीन चीजें कॉमन पाई जाती है कि प्रत्येक देश का संविधान तीन चीजों के बारे में हमें स्पष्टीकरण देता है। नंबर एक, व्यक्ति से संबंध। नंबर दो, व्यक्ति एवं राज्य का संबंध। एवं तीसरा, सरकार के अंगों के संगठन एवं उसके पारस्परिक संबंधों का परिचय। तो संक्षेप रूप में हम यह कह सकते हैं कि किसी भी देश का संविधान हमारे सामने तीन चीजें रखता है। उस तीन संविधान के अंदर कम से कम तीन चीजों का स्पष्टीकरण अनिवार्य रूप से रहता है। पहला, व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध, यानी एक राज्य के अंदर व्यक्ति का व्यक्तियों से किस तरह का व्यवहार रहेगा, उनके क्या अधिकार रहेंगे, क्या कर्तव्य रहेंगे, इसका अनिवार्य रूप से संविधान के अंदर उल्लेख रहता है। दूसरा, व्यक्ति और राज्य, शासक और शासित के बीच में संबंधों की रूपरेखा जो भी है वह संविधान के द्वारा भी प्रस्तुत की जाती है। तीसरा है सरकार के अंग। सरकार के अंग तीन है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन अंगों का संगठन किस तरह का है और उनके पारस्परिक संबंध किस तरह के। इन तीन चीजों का आईना या इन तीन चीजों का अक्ष जो होता है वह संविधान होता है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि संविधान, कोई भी देश का संविधान तीन चीजों के बारे में हमारे सामने स्पष्टीकरण रखता है कि व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध किस तरह का है, यानी समाज के अंदर या देश के अंदर या राज्य के अंदर वहां के नागरिक, वहां के व्यक्ति जो हैं
उनके बीच में अधिकारों का, कर्तव्यों का समावेशन किस तरह से है, इसकी रूपरेखा हमें संविधान से मिलती है। दूसरा है व्यक्ति और राज्य, संक्षेप में कहें तो शासक और शासित, इन दोनों के बीच में किस तरह का व्यवहार है, किस तरह के संबंध है, इसका आईना भी संविधान के द्वारा मिलता है। तीसरा, सरकार के अंग कौन कौन होते हैं, एक का व्यवस्थापिका सबसे पहले, उसके बाद में कार्यपालिका और उसके बाद में न्यायपालिका। इनका संगठन या इनका गठन किस तरह से होता है, इनकी क्या शक्तियां हैं और इन सरकार के तीनों अंगों के पारस्परिक संबंध किस तरह के हैं, इस बारे में जो रूपरेखा प्रस्तुत करता है वह संविधान के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अब अपन संक्षेप में देखें तो संविधान की परिभाषा क्या होगी। ये तो संविधान इन चीजों पर हमें प्रकाश डालता है, लेकिन अगर संविधान की परिभाषा के रूप में अपन इसको लिखें तो अपन यह कह सकते हैं कि किसी भी देश का संविधान राजकीय आचरण का विधान होता है जिसमें व्यक्ति से संबंध एवं व्यक्ति व राज्य के पारस्परिक संबंध तथा सरकार के अंगों के गठन एवं शक्तियां तथा इन अंगों के पारस्परिक संबंधों का विवरण होता है। परिभाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो संविधान क्या होता है, संविधान राजकीय आचरण का विधान होता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है, ये राजकीय या प्रशासकीय व्यवहार का एक तरह का विधान होता है। अब इस विधान के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है, व्यक्ति का व्यक्ति से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्यक्ति का व्यक्ति से किस तरह का संबंध होता है, व्यक्ति के क्या अधिकार और क्या कर्तव्य होते हैं इसके बारे में, तथा व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंध किस तरह से होते हैं, सरकार के जो 3 अंग होते हैं इन 3 अंगों के गठन क्या क्या किस तरह से किया जाता है, इन 3 अंगों की शक्तियां क्या होती है और इन अंगों के पारस्परिक संबंध किस प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों पर प्रकाश डालने का कार्य किसी भी देश के संविधान के द्वारा किया जाता है। पारिभाषिक दृष्टि से देखें, मैं दोबारा देता हूं, पारिभाषिक दृष्टि से देखें तो संविधान राजकीय आचरण का विधान होता है जिसमें नंबर 1 व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध एवं व्यक्ति व राज्य के पारस्परिक संबंध तथा सरकार के अंगों के गठन एवं शक्तियों तथा इन अंगों के पारस्परिक संबंधों का विवरण होता है। ये 3 चीजें अगर किसी विधान के अंदर समाविष्ट है और वह राजकीय आचरण का निर्धारण करता है तो इसका मतलब वह जो नियमों का पुंज या नियमों की जो संहिता होती है उसको हम पारिभाषिक दृष्टि से संविधान की संज्ञा दे सकते हैं। अब अपन संक्षेप में ये देखते चलते हैं कि संविधान के प्रकार क्या क्या होते हैं, किस किस तरह का संविधान अस्तित्व में रहता है। अपन संक्षेप में देखते हैं कि संविधान के प्रकार, बिल्कुल सरल चीज है, यहां पर मैं लिखता हूं संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार, सबसे पहला संविधान का प्रकार जिसके आधार पर हम विभेद करते हैं वह है ए नंबर, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। बी अगर जिसके आधार पर अपन निर्धारण करते हैं तो वह है
कानून एवं प्रथा के अनुपात के आधार पर। नंबर सी, परिवर्तनशीलता के आधार पर। यानी संविधानों का अगर अपन प्रकार पढ़ते हैं तो ये मोटे मोटे 3 आधार हैं जिनके आधार पर संविधानों को विभेदीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संविधान के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है विकसित संविधान, और दूसरा है निर्मित संविधान। कानून और प्रथा के आधार पर जो विभेद किया जाता है वह लिखित संविधान और अलिखित संविधान। परिवर्तनशीलता के आधार पर पहला जो आधार है वह है लचीला संविधान। मैं एक एक का आपको अर्थ बताऊंगा। लचीला संविधान, और ये है कठोर संविधान। अब अपन एक एक करके देखते हैं। अपना मूल टॉपिक है संविधान का प्रकार। संविधान के प्रकार को इन 3 आधारों पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, यानी संविधान बनते कैसे हैं इस आधार पर अगर विभेद किया जाए तो संविधान 2 तरह के होते हैं। एक होता है विकसित संविधान और एक होता है निर्मित संविधान। यानी उत्पत्ति के आधार पर अगर अपन देश के संविधानों को अगर वर्गीकरण करें तो दो तरह के संविधान निकल कर आएंगे, विकसित संविधान और निर्मित संविधान। अपने शब्द से ही स्पष्ट है विकसित संविधान ऐसे संविधान, ऐसी कानूनों की संहिता जिसका विकास स्नेह स्नेह हुआ हो, जो प्रथाओं के आधार पर बना हो, जिसका एक विशेष कालखंड के अंदर जिसका निर्माण नहीं किया गया हो संविधान सभा के द्वारा, इस तरह के संविधान को विकसित संविधान कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे का धीरे धीरे विकास होता है, मनुष्य के शरीर का धीरे धीरे विकास होता है, उसका कोई विशेष कालखंड नहीं होता है। उसी तरह से अगर किसी देश के संविधान का स्नेह स्नेह उसकी प्रथाओं के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा और इतिहास के क्लेवर से निकलकर अगर संविधान का निर्माण होता है तो उसको अपन विकसित संविधान कहते हैं। विकसित संविधान का सबसे बढ़िया उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है। जैसे अपन पढ़ते हैं तो ब्रिटेन का संविधान जो होता है वो विकसित संविधान का उदाहरण है। चूंकि ब्रिटेन के संविधान की पुस्तक लिखने के लिए किसी संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया और न ही कोई स्पेसिफाइड तारीख है कि इस तारीख को ब्रिटेन का संविधान बनकर तैयार हुआ, बल्कि ब्रिटेन का संविधान स्नेह स्नेह 1688 की क्रांति के बाद में धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। इसलिए विकसित संविधानों की श्रेणी का उदाहरण किसको अपन रख सकते हैं? ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान जो है वो विकसित संविधान का उदाहरण है। इसके ठीक उल्टा होता है निर्मित संविधान। अगर किसी देश के संविधान का एक संविधान सभा के द्वारा निश्चित समय में बैठकर निर्माण किया जाता है तो उसको निर्मित संविधान कहते हैं। और उसका दुनिया के अंदर उदाहरण है भारत, अमेरिका। यहाँ के संविधान जो है वो निर्मित संविधान की श्रेणी में आते हैं। विकसित संविधान का उदाहरण हमने देख लिया कि ब्रिटेन होता है। निर्मित संविधान का उदाहरण भारत और अमेरिका। इसका अर्थ यह है, अगर अपन संक्षेप में कहें कि विकसित संविधान वह संविधान होता है जिसका स्नेह स्नेह विकास होता है, जिसके निर्माण किसी एक विशेष कालखंड के अंदर नहीं होता है और जिसका संविधान सभा के द्वारा निर्माण नहीं किया जाता है, उसको विकसित संविधान कहते हैं। और विकसित संविधान का उदाहरण इस दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया है तो वह है ब्रिटेन। और दूसरा होता है निर्मित संविधान।
निर्मित संविधान जैसे किसी चीज का निर्माण होता है, जैसे ये भवन है, इस भवन का निर्माण एक विशेष कालखंड के अंदर मजदूरों कारीगरों के द्वारा एक सामग्री लेकर एक टाइम फ्रेम के अंदर जिसका निर्माण किया जाता है और ये ढांचा हमारे सामने आता है। उसी तरह से किसी भी देश का संविधान का निर्माण अगर किसी संविधान सभा के द्वारा बैठकर विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात एक पुस्तक के रूप में उसका निर्माण किया जाता है तो उसको निर्मित संविधान कहते हैं। जैसे भारत के संविधान का निर्माण भी भारत की संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर किया था, इसलिए भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है। और अमेरिका के संविधान का भी निर्माण किया गया है फिलाडेल्फिया सम्मेलन की कोख से, इसलिए वहां का संविधान भी निर्मित संविधान की श्रेणी में आता है। दूसरा है कानून और प्रथा के अनुपात के आधार पर। इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी संविधान में अगर कानून का पार्ट लिखित पोर्शन ज्यादा है, लिखित संविधान, ये बहुत शब्द से ही स्पष्ट है कि ऐसा संविधान जिसमें विभिन्न कानूनों का एक पुस्तक के अंदर लिख दी गई है तो उसको लिखित संविधान बोलते हैं। अगर किसी भी देश के संविधान के अंदर बहुत बड़ा पोर्शन अलिखित रूप में पड़ा है, परंपराओं के आधार पर पड़ा है, तो उसको अलिखित संविधान कहते हैं। लिखित संविधान का उदाहरण मैं दोबारा वापस इस तरफ जाऊंगा, कौन कौन है? भारत और अमेरिका। और अलिखित संविधान वो होते हैं जो अमूमन विकसित होते हैं। अलिखित संविधानों का उदाहरण ब्रिटेन है। अपन संक्षेप में देखें तो मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि कानून और प्रथा के अनुपात के आधार पर किसी देश के अंदर कानून कितना है, नियम कानून लिखे हुए कितने हैं और प्रथाओं के आधार पर वो संविधान कितना है, इन दो चीजों के अनुपात के आधार पर भी संविधान को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अगर किसी संविधान के अंदर कानून का पोर्शन ज्यादा है और प्रथा का अनुपात कम है, यानी कानून ज्यादा लिखा हुआ है, परंपराओं के आधार पर संविधान को नहीं छोड़ा गया है, तो ऐसा संविधान लिखित संविधान कहलाएगा, जिसको एक पुस्तक के रूप में लिख दिया गया है। इसका उदाहरण है भारत और ब्रिटेन। अमूमन जो निर्मित संविधान होते हैं वो अनिवार्य रूप से लिखित संविधान ही माने जाते हैं। और अगर किसी देश के संविधान के अंदर कानून का पोर्शन तो बहुत कम है, लेकिन संविधान के सारे नियम परंपराओं अभिविन्यासों पर आधारित है, तो उस देश का संविधान अलिखित संविधान कहलाएगा। जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर है तो इस दुनिया के अंदर है, वो ब्रिटेन का संविधान माना जाता है। वस्तुतः राजनीति विज्ञान के अंदर अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान पूरी तरह से लिखा हुआ है, कोई जवाब नहीं है। कोई ऐसा देश दुनिया के अंदर ऐसा देश नहीं है जिसका संविधान, जिसके नियम कायदे शासन व्यवस्था संचालन की सारी प्रक्रियाओं का संविधान के अंदर लिख दिया गया हो, ऐसा कोई देश नहीं है। और कोई ऐसा देश नहीं है जिसका संविधान पूरी तरह से अलिखित है, यानी उसके शासन व्यवस्था संचालन की विभिन्न विधियों में से किसी भी विधि का इन रिटर्न कोई चीज हो, ऐसा कोई देश नहीं है। तो ये जो कठोर विभाजन है वस्तुतः व्यवहार के धरातल पर पाया नहीं जाता है। वस्तुतः दुनिया के विभिन्न देशों का संविधानों का अगर अपन अध्ययन करें, उसका अगर अपन अवलोकन करें, तो संविधान के अंदर, लिखित संविधान के अंदर भी कई सारी चीजें लिखने के बावजूद भी शासन व्यवस्था के कई नियम कायदे जो होते हैं वो अलिखित रूप में रहते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि अमेरिका का संविधान मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये लिखित संविधान है, इसके अंदर सारी चीजें लिख दी गई है। लेकिन आपको जानकर यह बड़ा आश्चर्य होगा कि वहां पर अमेरिका के संविधान के अंदर, वहां की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, राजनीतिक प्रक्रिया के अंदर राजनीतिक दल डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इन दलों का संविधान के अंदर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि सारी चीज लिखने के बावजूद भी कई चीजें अलिखित रूप में भी वहां की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, राजनीतिक व्यवस्था के परिचालन में एक सक्रिय सहयोग प्रदान करती है। उसके साथ ही हमने ये देखा, जैसे अपन उदाहरण लेते हैं अलिखित संविधान। अब अलिखित संविधान का मैंने आपको अर्थ ये बताया कि ऐसा संविधान जिसमें कोई भी कानून का लिखित रूप नहीं रहता है, बल्कि शासन व्यवस्था का संचालन प्रथाओं के आधार पर होता है। लेकिन वस्तुतः, और इसका उदाहरण मैंने आपको जैसा बताया कि अलिखित संविधान का उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। अब ब्रिटेन के संविधान के अंदर क्या कोई चीज लिखी हुई नहीं है?
ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के अंदर भी शासन व्यवस्था संचालन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई कई चीजें लिखित रूप में के अंदर भी मौजूद है। जैसे 1628 का नागरिक अधिकार पत्र है, 1215 का मैग्ना कार्टा चार्ट है, और 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। ये सारी चीजें इन रिटन है। वहां पर अलिखित स्वरूप होने के बावजूद भी शासन संचालन की कुछ प्रक्रियाएं, कुछ नियम वहां पर भी लिखित हैं। इसलिए यह कठोर विभाजन करना कि कुछ देशों का संविधान पूरी तरह से लिखित है और कुछ देशों का संविधान पूरी तरह से अलिखित है, यह एक अव्यवहारिक धारणा है। सच्चाई इन दोनों छोरों के बीच में है। संविधान का कुछ पोर्शन लिखा हुआ रहता है, कुछ पोर्शन प्रथाओं के आधार पर रहता है। जिस संविधान के अंदर प्रथाओं का पोर्शन ज्यादा है, लिखा हुआ पोर्शन कम है, वो अलिखित संविधान होगा। और जिस संविधान के अंदर कानून लिखा हुआ ज्यादा है और प्रथाओं के आधार पर बहुत कम शासन को, बहुत कम चीजों का संचालन होता है, तो वह संविधान लिखित संविधान की श्रेणी के अंदर माना जाएगा। अब अपन कल इसके बारे में तीसरा जो आधार है वो परिवर्तनशीलता के आधार पर, जैसे संविधान की एक संहिता होती है, संविधान की एक संहिता होती है, कानून होती है, उसमें चेंजिंग, उसमें संशोधन, उसके अंदर बदलाव करने की विधि के आधार पर संविधान को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला है लचीला संविधान और एक होता है कठोर संविधान। अगर अपन इसको शाब्दिक दृष्टि से देखें, शब्दों की दृष्टि से, तो लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें तोड़ मरोड़ बहुत आसानी से की जा सकती हो। मैं साधारण शब्दों में कहूं तो संविधान के अनुच्छेदों, कुछ अनुच्छेदों का समावेश करना और कुछ अनुच्छेदों का या परिच्छेदों का वहां से निकालना, अगर यह प्रक्रिया बिल्कुल लचीले तरीके से अपनाई गई जाती है तो उस देश का संविधान लचीला संविधान कहलाता है। और अगर किसी देश के अंदर, अगर वहां के संविधान के अंदर परिवर्तन करने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, शाब्दिक दृष्टि से बता रहा हूं मैं आपको, कठिन है, तो उस देश का संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में माना जाता है। मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं, शाब्दिक दृष्टि से अगर किसी भी देश के संविधान के अंदर परिवर्तन, परिवर्तन यानी चेंज, अगर आसान तरीके से किया जाता है तो इसका मतलब वो लचीला संविधान है। जैसे रबड़ है, रबड़ को अपन आसान तरीके से, फ्लेक्सिबल होता है, इसको तोड़ मरोड़ सकते हैं या उसको कोई भी स्वरूप दे सकते हैं, इसका मतलब रबड़ लचीला है। और लोहा कठोर क्यों है? क्योंकि लोहे को अपन तोड़ मरोड़ या उसके स्वरूप में अपन चेंजिंग नहीं कर सकते, इसलिए वो संविधान का कठोर स्वरूप है। अब अपन इसको अपन राजनीति विज्ञान की भाषा में लेते हैं। ये केवल मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया कि लचीला संविधान क्या होता है और कठोर संविधान क्या होता है। अब लचीला संविधान, अगर किसी, मैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में आपको बता सकता हूं, में दो तरह के कानून होते हैं। एक होता है संवैधानिक कानून, संवैधानिक कानून, दूसरा होता है सामान्य कानून। दो कानून होते हैं, एक होता है संवैधानिक कानून और दूसरा होता है सामान्य कानून। अगर किसी भी देश के संविधान के अंदर जो लाइनें लिखी गई है, जो नियम लिखे गए हैं, उनको संवैधानिक कानून कहा जाता है। और संविधान के बाहर जितने भी कानून हैं, जिनका संविधान की पुस्तक के अंदर उल्लेख न होकर केवल सामान्य प्रक्रिया के द्वारा जिनका निर्माण किया जाता है, उनको सामान्य कानून कहा जाता है। लचीला संविधान जिन देशों में होता है, लचीला संविधान से तात्पर्य है कि अगर किसी भी देश के अंदर संवैधानिक कानून निर्माण करने की प्रक्रिया और सामान्य कानून निर्माण कर प्रक्रिया दोनों एक जैसी है, तो इसका मतलब वह लचीला संविधान है। अगर किसी भी देश के अंदर सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया अलग है और संवैधानिक संशोधन या संवैधानिक कानूनों को बदलने की प्रक्रिया अलग अलग है, तो उसको अपन कठोर संविधान की श्रेणी में रख सकते हैं। इस बिंदु पर अपन कल अगली कक्षा के अंदर मैं पेंडिंग छोड़ देता हूं, लंबा टॉपिक है, इसको अपन कल एक बार दोबारा देख के फिर इस संविधान के टॉपिक के अंदर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।